हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत मैं कंचन प्रभा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैंने पिछला वीडियो पढ़ाया था। पिछले वीडियो में भूमि, मृदा एवं जल संसाधन इकाई 1 का क, जिसमें से मैंने केवल भूमि के बारे में बताया था। उसमें कि भूमि क्या है, भूमि की उपयोगिता क्या है, उपयोग में अंतर क्यों होता है। और इस वीडियो में मैंने वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। क्या भूमि को उपयोग जो हम करते हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। कारक यानी कि किसी भी जमीन को, किसी भी भूमि को कोई उपयोग करता है तो किस कारण से वो उपयोग करता है और किस कारण से वो नहीं कर पाता है। किस कारण से वो खेती के लिए जरूरी है, किस कारण से वो वहाँ पे जीवन यापन करने के लिए मकान बनाने की जरूरत है, किस कारण से वहाँ पे कारखाना लग सकता है। तो ये सब उसका कारक कहलाता है। कि तो भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। कौन कौन 2 कारक है? पहला है प्राकृतिक कारक एवं दूसरा है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक प्रकृति के कारण होता है और मानवीय कारक मानवों के कारण होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक का क्या अर्थ है कि भूमि उपयोग को प्रभावित करने के लिए प्राकृतिक कारक किस तरह से उसको प्रभावित करता है। जैसे कि स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उस उपस्थिति, जलवायु और जल संबंधी विशेषता, ये सब क्या है, प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देता है। क्या होता है कि वो परिवर्तन ला देता है। कठोर भूमि के कारण पठारी क्षेत्रों में कारखाने प्रमुखता से लगाए जा सकते हैं, है ना। जहाँ पे बहुत कठोर भूमि है वहाँ पे क्या होता है कि पठारी क्षेत्र होता है वो, और वहाँ पर कारखाना इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे खनिज आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो आसानी से प्राप्त होते हैं तो वो कारखाने में लगाए जा सकते हैं आसानी से। तो इसलिए वहाँ पर क्या है कि कारखाने प्रमुखता से लगाए जा सकते हैं। जबकि मैदानी भूमि में फसलों की खेती की जा सकती है। किसी भी मैदानी इलाका में क्या होता है, फसल की खेती होती है। पठारी क्षेत्रों में भी जहाँ खनिज पाई जाती है वहाँ खनन कार्य किए जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, खनन कार्य। अब मानसूनी जलवायु क्षेत्र में धान की खेती की जाती है और शीतोष्ण जलवायु में क्या होता है, गेहूं की खेती होती है। तो इस तरह से सब क्षेत्र का प्राकृतिक कारक है जिस कारण से वहाँ वो चीजें होती है। उस चीजों को मानव के द्वारा किया जा सकता है। अब हम इसका दूसरा देखते हैं, मानवीय कारक। मानवीय कारक क्या है? मानवीय कारक का क्या अर्थ है कि तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता या मानवीय आवश्यकताओं में अंतर भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देता है। अब जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगी, जहाँ पे श्रमिकों की उपलब्धता होगी, अब ये सब क्या है कि ये मानवीय कारक हो जाता है। कि अगर हम कारखाना जहाँ पे लगाते हैं, अगर वहाँ पे श्रमिक की उपलब्धता है तो क्या होगा, आसानी से वहाँ पे कारखाने में लोग काम कर सकते हैं। अगर जहाँ पे हम कारखाने लगाते हैं वहाँ पे श्रमिक नहीं मिल पाएंगे तो क्या होगा, कारखाना नहीं चल पाएगा। तो इस तरह मानवीय कारक भी इसमें बहुत योगदान करते हैं। जैसे कि किसी जगह पे शिक्षा बहुत है, शिक्षित लोग बहुत ज्यादा हैं और तकनीक ज्ञान में वृद्धि है वहाँ पे, तो क्या होगा, उस क्षेत्र में विकास ज्यादा होगा। विकास ज्यादा होगा तो वो ज्यादा फलेगा फूलेगा और वो एक डेवलप एरिया कहलाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि मानवीय कारक इसमें बहुत काम करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी क्या होता है कि भूमि की कारण भूमि उपयोग में अंतर आ जाता है। जनसंख्या की वृद्धि जहाँ जहाँ होती है तो वहाँ पे भी क्या होता है कि भूमि उपयोग में बहुत सारा अंतर आता है।
अब शहर के पास भवनों का निर्माण हेतु भूमि की मांग बढ़ी है। अभी जनसंख्या के कारण क्या होता है कि शहर के पास भवनों का निर्माण बहुत बढ़ गया है। और इसका एक और कारण है कि लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो अच्छी शिक्षा पाने के लिए क्या है कि शहर की ओर जाते हैं। शहर में अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल मिलते हैं, तो वहां पे पढ़ाई करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि भूमि की मांग बढ़ रही है उधर। तो भूमि की मात्रा सीमित है, लेकिन क्या है कि भूमि की मात्रा सीमित है। इस समस्या से निपटने के लिए भी क्या तरकीब भारतीय वैज्ञानिकों ने निकाला है कि शहर नियोजकों ने और भारतीय वैज्ञानिकों ने ये निकाला है कि किसी भी गलत जहाँ पे दलदली भूमि है अथवा कोई बंजर भूमि है, तो उसको भी उपयोग में लाने के लिए तकनीकी सहायता से उसको फिर से उस पर अच्छा भूमि का प्रयोग करके उसको अच्छे सुदृढ़ ढंग से उसका प्रयोग करके उस पे कुछ अच्छी चीजों का व्यवस्था कर देते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण के लिए ले सकते हैं, राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर खेती की जाने लगी है। हम लोग जानते हैं ना, राजस्थान में ज्यादातर बंजर भूमि है और वहां पे बालू ही बालू मिलता है। तो ऐसे क्षेत्र में भी क्या हुआ है कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर खेती की जाने लगी, जिससे यह क्षेत्र भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में जाना जाने लगा है। इसके अलावा एक और उदाहरण है कि मुंबई के निकट दलदली भूमि को सुखाकर ठोस भूमि में बदल दिया गया है। किसके कारण? तकनीकी व्यवस्था के कारण। और वो नवी मुंबई शहर का विकास किया गया है। वहां पे क्या बनाया गया है? नवी मुंबई। हम लोग जानते हैं नवी मुंबई है, मुंबई में एक शहर है नवी मुंबई। तो वो दलदली भूमि था, वो दलदली भूमि को ठोस बनाकर वहां पे क्या हुआ है? शहर बसा दिया गया है। तो इस तरह किसी बंजर भूमि, दलदली भूमि को भी अब वैज्ञानिकों द्वारा क्या होता है कि अच्छे से उसको ठोस बनाकर, या ये कोई बंजर भूमि है तो उस पे उपजाऊ करने के लिए वहां पे कुछ दवाइयां पटाकर, ऐसा कुछ करके ऐसी वैज्ञानिकों की सोच हो गई है। और भारत में ऐसे वैज्ञानिक पैदा हुए हैं जो ये सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में ही, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो जमीन फायदे वाला नहीं है उसको भी फायदा वाला बनाकर उसका उपयोग में ला रहे हैं। कौन? हमारे वैज्ञानिक। तो इस तरह हम लोग समझ गए कि भूमि की उपयोगिता के कारक क्या हैं। भूमि को उपयोग करने के लिए प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? 2 कारक हैं, प्राकृतिक और मानवीय। तो अब हम लोग इसके कुछ परिभाषाओं को देखते हैं, ठीक है।